गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम जलवायु नामक अध्याय का एक्सरसाइज दूसरा खंड सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ अन्य प्रश्नों को इसमें पूछा गया है। उन प्रश्नों में आपको कारण देते हुए उस प्रश्नों का उत्तर देना है या लिखना है। तो उन प्रश्नों को पहले मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं, फिर उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कुछ प्रश्नों का हमने सॉल्व कर दिया है, उसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर के उन प्रश्नों को देख सकते हैं और हल करने की किस प्रकार विधि है वो समझ सकते हैं। तो आपके पास आपने बताना है, रीजन देना है, आपने कारण बताना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। यानी मौसमी परिवर्तन की बात कर रहा है कि जो वायु भारत में आती है, अलग अलग मौसम में उनकी दिशा क्यों परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले आपको पता है कि भारत की लगभग बीचों बीच कर्क रेखा जाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा और भारत की दक्षिण में भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। और सूर्य का जो मूवमेंट होता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में दोनों जगह 6-6 महीने का मूवमेंट होता है। अर्थात सूर्य 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जबकि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य 6 महीने तक रहता है। अब 6 महीने जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात यहां पर है, सूर्य यहां बना हुआ है, तो सूर्य की किरणें भारतीय इस खंड पर या भारतीय उपमहाद्वीप खंड पर लगभग सीधी पड़ती है। और सूर्य की सीधी किरणें हमेशा अधिक तापमान को देती हैं या प्रदान करती हैं। जब अधिक तापमान यहाँ पड़ता है तो यहाँ पर लोअर प्रेशर या निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि ठीक इसके विपरीत यहाँ हिंद महासागर में उस समय हाई प्रेशर होता है, क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं होता स्थलखंड की तुलना में। इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं मूवमेंट करती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ गई तो एक दिशा यहां हो गई। अब दूसरी दिशा चेंज कैसे होती है। अब सूर्य यहां नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नहीं है, बल्कि सूर्य 0 डिग्री से मकर वृत्त तक के बीच में 6 महीने रहता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है तो सूर्य की किरणें बहुत दूर से भारत के क्षेत्र में पड़ रही है, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पड़ रही है, जिस कारण तापमान में गिरावट आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है। अब तापमान में कमी आई तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया, उच्च प्रेशर हो गया, क्योंकि जो तापमान कम होगा तो वह उच्च वायुदाब को जन्म देता है। लेकिन उसकी तुलना में हिंद महासागर जल्दी ठंडा नहीं होता और यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं कैसे चलेंगी, स्थल खंड से जल खंड की ओर हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाएंगी। इन्हीं पवनों को मौसमी पवन और इन्हीं पवनों को मानसूनी पवन कहा गया है। तो यही कारण है कि भारत में वायुदाब में परिवर्तन के कारण, तापमान में परिवर्तन के कारण हवाएं मानसूनी पवन के रूप में कुछ महीने समुद्र से स्थलखंड की ओर और कुछ महीने स्थलखंड से समुद्र की ओर आती है। तो ये कारण पहला हमने लिखना है। चित्र यदि बना देंगे आप तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है
क्यों होती है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि आप एक मैप बना दीजिए और प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ये तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में शीत ऋतु में कम वर्षा होती है, लेकिन वर्षा यहाँ अधिक क्यों होती है। तो यहाँ देखो, शीत ऋतु में स्थल खंड पर क्या प्रेशर है, हाई प्रेशर, उच्च वायुभार है, और समुद्री खंड भी कौन सा वायुभार है, लो प्रेशर का वायुभार है, कम वायुभार है। और हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। जिस रास्ते हवाएं भारत की तरफ प्रवेश कर रखी थी, उसी रास्ते हवाएं वापस पुनः समुद्र की ओर आएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से यहाँ हमारी मानसूनी पवनें हमारे स्थल खंड पर आगमन किए थे। अब स्थल खंड से हवाएं वापस बंगाल की खाड़ी होते हुए वापस हिंद महासागर की ओर आएंगी, और इसी बीच ये जो यहाँ पे आई ये मानसूनी पवनें, तो ये महासागर के ऊपर से होके आ रही, और महासागर से ऊपर से होकर आकर के इनमें जलवाष्प आ जाता है, और जलवाष्प आने के कारण जैसे ही ये तमिलनाडु तट पर आती हैं, यहाँ से टकरा कर भी अधिक वर्षा करती है। तो यही कारण है कि जब लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो जलवाष्प ग्रहण कर लेता है, और जलवाष्प ग्रहण करने के बाद सीधे तमिलनाडु तट पर टकराता है, तमिलनाडु तट पर अधिक वर्षा होती है। तो ये कारण हम समझ गए हैं। चित्र बनाना है आपको, चित्र बना करके पुनः आपको लिखना है, अपने उत्तर शैली जो होगी आपकी अपनी राइटिंग में होगा, तो ज्यादा बेहतर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्यों। अब आपको ये कह रहा है कि ये जो राजस्थान वाला एरिया है और गुजरात वाला एरिया है, और साथ में पश्चिमी घाट का ये वाला एरिया है, पूर्वी हिस्सा, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश, यहां भी वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश क्यों है, यहां पूछना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या हो, अर्थात स्थल का ऐसा खंड जहां उसके अगले भाग में खूब वर्षा हो रही हो, जबकि उसके पिछले भाग में वर्षा न हो रही हो। तो जो जहां पिछला भाग है, जहां वर्षा नहीं हो रही है, तो उसको वर्षा से रहित क्षेत्र या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी घाट में, आपको पता है कि यहाँ से मानसूनी पवनें सबसे पहले पश्चिमी घाट पर यहाँ पे टकरा रही हैं। पश्चिमी घाट से टकरा करके जो जलवाष्प इसने ग्रहण कर रखा था, तो अधिकतर इसकी वर्षा हो जाती है। तो आगे बढ़ते बढ़ते पश्चिमी घाट को पार करते करते लगभग इसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की जो लिमिट है वो कम हो जाती है, और यहाँ पर ये पूरी जलवाष्प यहीं पे गिरा देता है वर्षा के रूप में, और आगे इसके पास न्यूनतम जलवाष्प बचा रहता है, तो यह क्षेत्र वर्षा रहित हो जाता है या कम मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि जैसे ही बंगाल की खाड़ी से आगे पूर्व से पश्चिम की तरफ मानसूनी पवनें चली, तो यहाँ पर हमारा अरावली पर्वत स्थित है, और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मानसूनी पवनों में जो जलवाष्प था वो तो उसने यहाँ तक बहा दिया है, समाप्त कर दिया है जलवाष्प। जो कुछ बचा हुआ था तो उसने अरावली पर्वत से टकरा करके ये समाप्त हो गया। अब आगे जो भी मानसूनी पवन जाएगी तो वो शुष्क होगी, उसमें आर्द्रता की मात्रा कम रहेगी, अतः यहाँ भी वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न भी हमने सॉल्व कर दिया है। चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके दिखा देंगे मानसूनी पवनों को टकराना और कैसे जलवाष्प समाप्त हो रहा है, यदि आपने तक दिखा दिया
और 2 लाइन में आपने अपने शब्दों को लिख दिया तो आपके 20-30 शब्द वो हो जाएंगे और 10 शब्दों का आपका जो ये चित्र है वो बता देगा, तो आपके 2 नंबर का ये प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो कारण के ये जो मुख्य प्रश्न थे वो इस प्रकार से पूर्ण होते हैं। आप लोग जो प्रश्न अभी भी कुछ आपको डाउट लगता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए मैं आपको एक नया वीडियो दूंगा, ये मेरा वादा है। आप से यही निवेदन है कि आप अपने लाइक के माध्यम से और सब्सक्राइब के माध्यम से इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे, यही मुझे पूर्ण उम्मीद भी है और आशा भी है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।